everyone, my name is Sakshi, and in this session, we would be discussing certain landmark judgments. Also, this particular session is part two in the series. एक ऑलरेडी पहले वीडियो आ चुका है जहां पे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. दैट वाज पार्ट वन, एंड दैट particular video has a continuation to it. So this is the second part. So let's go ahead. The first case that we have to discuss is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. Now this is a 2020 जजमेंट. ये बहुत रिसेंट है. तो लैंडमार्क जजमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत पुराने जजमेंट्स. लैंडमार्क का जजमेंट का ये भी मतलब होता है कि ऐसे जजमेंट जहां से लॉ का कुछ डेवलपमेंट हुआ है, मे बी फॉर गुड, मे बी फॉर बैड, बट सर्टेन सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन लॉ. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर द रीजन क्योंकि 2005 में एक अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, एंड इन 2005 अमेंडमेंट वी डिसाइडेड दैट फीमेल्स विल बी द को-पार्टनर्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी. तो किसी भी हिंदू फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें जो उनकी डॉटर्स होंगी वो भी को-पार्टनर्स होंगी, जहां पे पहले ऐसा नहीं था. पहले सिर्फ जो मेन है, जो सन है, वो को-पार्टनर्स होते थे. अब इस अमेंडमेंट के बाद कुछ चीजें अभी भी अनसर्टन रह गई थी. सो इसी के चेन में एक दूसरा जजमेंट आया था इन बिटवीन 2005 टू 2020, जहां पे ये बोला गया कि अगर कभी प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, अगर सक्सेशन कभी होता है एंड द फादर डाइड बिफोर 2005, अगर 2005 के पहले फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर वहां पे उसकी डॉटर्स को को-पार्टनर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा. अब यहाँ पे एक चैलेंज ये आ गया कि अगर किसी के फादर की डेथ लेट्स से 2002 में हो गई, 2003 में हो गई, बट प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है 2010 में, 2011 में, तो ऐसे सिचुएशन में डॉटर्स को को-पार्टनर्स नहीं कंसीडर किया जा रहा था. डॉटर्स को एज अ पर्सन जो कि बराबरी का हिस्सेदार होगा, लीगल आयर होगा, वो कंसीडर नहीं किया जा रहा था, और उसमें उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा था. सो आफ्टर all the struggle, after lot of interpretations, misinterpretation, finally came a judgment that is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, जहां पे कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि कोई भी डॉटर जिसको भले हमने 2005 के बाद से को-पार्टनर कंसीडर किया है, बट वो इसीलिए को-पार्टनर नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है. वो इसीलिए को-पार्टनर है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ हर बर्थ इन द फैमिली, क्योंकि वो उस खानदान में पैदा हुई है, वो उस फैमिली में पैदा हुई है, इसीलिए वो को-पार्टनर है. So whether the father was dead or alive before 2005 or not is no more a consideration. So कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो 2005 के बाद होता है, उसमें बेटियों को बराबरी से हिस्सा दिया जाएगा. एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया, वो ये था कि अगर आपकी बेटी शादीशुदा है, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवन द मैरिड डॉटर्स विल हैव इक्वल शेयर एज इक्विवेलेंट टू हर ब्रदर्स. तो जो भी आपकी बेटी है, अगर वो शादीशुदा भी है, तो उसको उतना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा जितना इक्विवेलेंट उसके दूसरे भाइयों को मिल रहा है. सो बीइंग मैरिड और मैरिड is no more a consideration. Whether the father was dead or alive before 2005 is no more a consideration. Post 2005 daughters are co-partners, और जब भी कोई पार्टीशन होता है, कोई सक्सेशन होता है प्रॉपर्टी का 2005 के बाद, तो बेटियों को बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा. Moving ahead, the next case here is Lakshmikant Pandey versus Union of India. Now this is a 1984 case, and a very important one because only through this case we came up with a body called CARA. CARA is Central Adoption Regulation Authority. अब Central Adoption Regulation Authority क्या है और क्यों लाया गया और ये केस इंपॉर्टेंट क्यों बना? So for the reason, इंडिया में अडॉप्शन हमेशा से होते आए हैं. अब जब इंडिया में अडॉप्शन होते थे, एंड बिकॉज अपार्ट फ्रॉम हिंदू लॉ बाकी रिलीजन में प्रॉपर कोडिफाइड लॉज नहीं थे फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन, तो अडॉप्शन के अराउंड जो गाइडलाइंस थी वो बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं थी. इसी चक्कर में प्रॉब्लम होने शुरू हो गई. कुछ लोग इंडिया से बाहर से इंडिया आते थे बच्चे अडॉप्ट करने, कुछ लोग इंडियंस होते थे जो इंडिया के बाहर जाके बच्चे अडॉप्ट करके लाते थे, एंड सर्टन अडॉप्शन जो विद इन द कंट्री होते थे. क्योंकि अडॉप्शन को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थे रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपर लॉज नहीं थे, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी इश्यूज निकल कर आने लगे. एंड क्योंकि एक सेंट्रल बॉडी मिसिंग थी टू कीप अ चेक ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अडॉप्शन हैपनिंग इन द कंट्री, तब नीड समझ में आई कि हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो हर तरीके के अडॉप्शन को चेक रख पाए, रेगुलेट कर पाए. भूलना नहीं चाहिए कि एक बार अगर किसी बच्चे का अडॉप्शन हो गया है तो दैट इज परमानेंट इन नेचर. ऐसा नहीं हो सकता कि एक कपल या एक सिंगल पेरेंट किसी बच्चे को अडॉप्ट करके लाता है और बाद में उसे लगे कि नहीं वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है तो बच्चे को अबैंडन कर दिया. ऐसा नहीं किया जा सकता. सो टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज अडॉप्टेड इन द राइट फैमिली, उस बच्चे को वो सारी चीजें उस फैमिली में मिल रही है जो कि एक बच्चा डिजर्व करता है, और उसके साथ किसी भी तरीके का कोई
गलत काम नहीं हो रहा है, इन सबको चेक रखने के लिए कारा को लाया गया। कारा को इसीलिए भी लाया गया था बिकॉज बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहां पे लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट किया और अडॉप्शन के बाद इधर उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बेच दिया या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया या उनके साथ सर्टेन क्रिमिनल एक्ट्स हुए। एंड बिकॉज देयर वाज नो बॉडी, नो गाइडलाइंस, नो अथॉरिटी टू गो थ्रू इट टू प्रिवेंट ऑल दिस, किसी भी तरीके का चेक रखने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। सो जब कारा आया, कारा की अब जिम्मेदारी है हर तरीके के अडॉप्शन को रेगुलेट करना। सो कारा वर्क्स ऑन अ सेंट्रल लेवल। Any person who wants to go ahead and adopt a child, maybe a single man, single women or a married couple, जो भी गाइडलाइंस है वो सारी कारा की वेबसाइट पे दी हुई है। One has to go through the guidelines, register themselves as adoptive parents on the कारा website. After registration, कारा के वर्कर्स बैकग्राउंड चेक करेंगे, देखेंगे कि वो पर्सन वर्दी है भी या नहीं, क्या वो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ ले पाएगा या नहीं। एंड वंस द अथॉरिटीज आर ओके विद इट, they go ahead and they proceed with the process of adoption. सिर्फ यहां तक नहीं, even after the child is adopted, CARA is the body that keeps a check on the parent whether they are taking care of the child in a good manner or not. So Lakshmikant Pandey versus Student of India was the case that actually brought into picture the entire setup, the authority that is CARA. Moving ahead, the next is Shafin Jahan versus Akshokan. Now, this is one case I'm sure majority of you would have heard it somewhere or the other. And Shafin Jahan versus Akshokan के नाम से ना भी सुना हो तो हादिया के केस से जरूर सुना होगा। हादिया का जो केस है वो बहुत पुराना नहीं है, इट्स लाइक 2018 केस एंड इट वाज प्रीटी पॉपुलर, बहुत ज्यादा न्यूज में सब जगह था, कहीं ना किसी कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। सो बेसिकली सिचुएशन वाज दैट अ गर्ल गॉट मैरिड, अ गर्ल who was not a Muslim and she got married to a Muslim person. अब जनरल जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, the family refused to accept that union. तो फैमिली ने उस यूनियन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है, उसकी जो शादी कराई गई है वो सही नहीं है। यहाँ पे द कोर्ट वेंट अहेड एंड नलिफाइड द मैरिज। तो कोर्ट ने आगे जाके उस लड़की की मैरिज को नलिफाई कर दिया और लड़की की कस्टडी उसके माँ बाप को दे दी। Now, husband approached Supreme Court demanding the custody of his wife and all the matrimonial rights that comes out of marriage. When Hadia was produced in the court, जब कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हुई, सारी क्वेश्चंस किए गए, तब पता चला कि हादिया was a major girl. She has all the rights to choose her partner and it was her parents who were actually acting in an unreasonable manner. यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली दैट वंस द गर्ल टर्न्स 18 ईयर ओल्ड शी हैज ऑल द राइट्स टू चूज हर पार्टनर वेदर हर पेरेंट्स लाइक इट और नॉट, वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट और नॉट। कोई भी लड़की जो 18 साल के ऊपर की हो चुकी है उसके पास पूरी जिम्मेदारी है, पूरा हक बनता है अपना लाइफ पार्टनर खुद से चूज करने का। अब वो कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का वो पर्सन हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि माँ बाप उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। सेकेंडली, this is also a matter of a person's right to privacy and it's important duty of the state to maintain each and every person's privacy. So Hadia ka case was more of giving freedom and acknowledging the freedom that all the major men and women have while they go ahead and choose their partners. Moving next, this is Indian Young Lawyers Association versus state of Kerala, and this is again some case which you would have heard of, not the name of the case but the matter, that was Sabrimala. So Sabrimala is a temple in Kerala and बहुत सालों से वहां पे एक रूल फॉलो होता आया कि जो भी menstruating women होती हैं बेसिकली फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 ईयर ओल्ड, उन्हें टेम्पल में एंट्री अलाउ नहीं थी। अब इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा कि क्यों अलाउ नहीं थी, किस पर्पज से नहीं थी एंड क्या ये हमेशा से ऐसा ही होता आया। द मैटर रीच सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद द एंटायर इशू, अंडरस्टैंडिंग इट, went ahead and decided that women should be allowed to enter the Sabrimala temple. So Sabrimala ka case is Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala. Next is KM Nanavati versus State of Maharashtra. Now this is one case which inspired a lot of TV series, books and movies, including Rustam. But yeah, as I keep telling all the time,
that movies and TV series are source of entertainment and not source of knowledge. So yes, you need to have some basic idea of what the landmark judgment was. So K.M. Nanavati was basically a Navy commander, and he was charged of murdering his wife's lover. So his wife fell in love with another person, their mutual friend, and when he got to know, जब उनको पता चला ये बात, तो उन्होंने उस पर्सन का मर्डर कर दिया. अब उस जमाने में जूरी ट्रायल होता था. जूरी ट्रायल जब शुरू हुआ, तो जूरी ट्रायल में के एम नानावटी को एक्विट कर दिया गया because he gained a lot of popularity. The jury also at some point of time went ahead and actually kind of ऐसा था कि मान गए कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा या ये मोमेंट ऑफ रेज में हुआ है, और उनका जो भी मर्डर का कॉन्विक्शन था उसको आगे नहीं बढ़ाने दिया, उनको एक्विट कर दिया. अब बहुत लोगों का मानना है दैट दिस वाज द लास्ट जूरी ट्रायल केस इन इंडिया, बट दैट्स नॉट ट्रू अबाउट इट. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज कि जूरी ट्रायल में भले ही उनको एक्विट कर दिया गया, बट व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट डिड नॉट एक्विट हिम एंड ही वाज कन्विक्टेड. So it was a proper case of murder where court realized that jury trial में कई बार because of the person's popularity, because of the general fan following of the person, it becomes difficult to serve justice. And court went on doing the right thing, जहाँ पे they set aside the acquittal and convicted K.M. Nanavati. The next is Hossein Ara Khatun versus Home Secretary, State of Bihar. This talks about the deplorable condition of poor people in prisons. तो बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, इन जनरल भी देखा होगा कि जो रिच पीपल है, जो एलिट क्लास है, अगर वो किसी भी केस में फंसते हैं, उनके लिए आसान होता है टू गो अहेड, लुक फॉर ए लॉयर, गेट देयर मैटर्स सॉर्टेड, एटलीस्ट हैव समबडी टू रिप्रेजेंट देम इनसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ. बट पुअर पीपल के लिए ऐसा नहीं होता है. और कई बार ऐसा होता है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लीगल एड, या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लॉयर, वो कई टाइम तक वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई तो आके हेल्प करेगा, और ऐसा नहीं होता है. और इसी को ध्यान में रखते हुए केस फाइल किया गया था, वेयर द कोर्ट वेंट ऑन सेइंग दैट स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, along with it's the duty of the state to ensure the free legal aid to the poor people. Yes, तो अगर किसी पर्सन को लॉयर नहीं मिलता है और इसी चक्कर में उनका केस बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग चला जाता है, तो ये गलत है, बिकॉज स्पीडी ट्रायल हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है. सेकेंडली, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंसान गरीब है और वो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको स्टेट की तरफ से फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए. The next is Bandhua Mukti Morcha versus Union of India. Now, this particular case highlighted a huge problem, especially in the state of Uttar Pradesh. तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी कारपेट इंडस्ट्री थी. अब वहां पे मजदूर कहाँ से आएंगे जो बहुत कम पैसों में बहुत सारा काम कर पाए. सो उन्हें बेस्ट आइडिया आया कि बच्चों को हायर कर लिया जाए. ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं, और क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वो हायर करते थे एक फैक्ट्री में काम कराने के लिए, जब ऐसे बच्चे नहीं मिलते थे, दिस स्टार्टेड किडनैपिंग. लाइक देयर वर सर्टेन पीपल किडनैपिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नियर बाय स्टेट्स. उन्हें ऐसी फैक्ट्रीज में लाया जाता था और वहां पे उनसे मजदूरी करवाई जाती थी. सो दिस केस वाज फाइल्ड टू ब्रिंग इनटू अटेंशन ऑफ द जुडिशरी कि किस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. आफ्टर दिस केस द कोर्ट केम अप विद अ लॉ व्हिच सेज दैट 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी हजार्डस एनवायरनमेंट में या ऐसी इंडस्ट्री जहां पे लेबोरियस काम होता है, उसमें हायर नहीं किया जा सकता, उसमें उनसे काम नहीं करवाया जा सकता. Secondly, the state government was given the responsibility to go ahead and actually make sure that all such children are giving proper education, they have proper basic necessities, necessary supplies for them, and they are not further exploited. So this is some case which is against child labor. Moving ahead, the next is Indian Express newspaper versus Union of India. Now back in 1986, उसके पहले की बात है, जब न्यूज़पेपर्स पर टैक्स लगने लग गया. अब जब न्यूज़पेपर पे टैक्स लगा तो ऑब्वियसली बात है, जो पब्लिकेशन हाउसेस थे, मीडिया हाउसेस थे, दे वर नॉट कंफर्टेबल, दे डोंट वांट न्यूज़पेपर टू बी टैक्स्ड. और वहां से एक सवाल निकल कर आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द कंट्री एंड इन एंड अराउंड मी, इसके लिए मैं टैक्स क्यों दूं.
या इसके लिए कोई भी इंसान टैक्स क्यों दे, वन थिंग। सेकेंडली, अगर हमने न्यूज़पेपर पर टैक्स लगा दिया तो लोग शायद नहीं खरीदेंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब ये मैटर गया दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी एंड इट शुड नॉट बी टैक्सेबल, टू विच कोर्ट सेड दैट टैक्सेस कैन बी लेविड फॉर द रीजन दैट जब तक टैक्सेस नहीं होंगे उस पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, और जो भी चीजें अनरेगुलेटेड होती है वो बाद में जाके सिर्फ दिक्कत देती है। प्लस the taxes are so nominal in nature that everybody would be able to afford it. So in this particular case, the court went on saying that the taxes on the newspapers would go ahead as they were levied by the government. The next is People's Union of Civil Liberties versus Union of India. Now, this is about the voters' right to know about all the information about their political candidate. तो सवाल ये उठा कि जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी कंटेस्ट करने जाते हैं इलेक्शन, हमें उनके बारे में हर चीज पता हो, ये जरूरी नहीं है। What if they have a criminal background? What if they are out on bail? What if they have a case going on? What if they have done certain type of act जिसके बाद शायद मैं उस पर्सन को अपना नेता ना चूज करूं? ये इंफॉर्मेशन आउट इन पब्लिक नहीं थी, और जब इसको पब्लिक करने की बात की गई तो उस पर बहुत ऑपोजिशन था। द मैटर वेंट टू द कोर्ट वेयर कोर्ट एक्नॉलेज्ड दैट इंडियन वोटर्स हैव राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution to obtain information about political candidates. Yes, मैं जिस पर्सन को भी अपना लीडर चूज कर रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि क्या वो इंसान वर्दी है या नहीं है, क्या वो इंसान लिटरली मुझे मेरे आसपास की जगहों को या जहां पे भी मैं उसको इलेक्ट कर रही हूँ वो उसको गवर्न कर पाएगा या नहीं। बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम उस इंसान को दे रहे हैं वो शायद उस एरिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फॉर दैट मैटर एवरी वोटर शुड हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कैंडिडेट दे आर गोइंग अहेड एंड वोटिंग। द नेक्स्ट इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ इसी के रिस्पेक्ट में एक केस है जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग के केस में डिमांड किया गया था कि यूथनेशिया इंडिया में अलाउ किया जाए, बिकॉज जो लोग टर्मिनली इल हैं, जो बहुत टाइम से एक ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में है जहां पे उनका अब कुछ भी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा, द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे आर गोइंग टू डाई एंड देयर इज नो इंप्रूवमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन एट ऑल। सो व्हाई लेट दैट पर्सन be like that and suffer rather than let them die in peace? जब ये मैटर अरुणा शानबाग के केस में डिस्कस हुआ तो कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया, एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं किया। ये उसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरा केस आया इन 2018 जहां पे इन दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट अप्रूव्ड द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल। अब लिविंग विल होता क्या है? सो लिविंग विल इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जहां पर while I am all good and fine standing right here एंड टॉकिंग टू यू, जहां पे मैं अपने पूरे सेंसेस में हूं, अपने होशावाज में हूं, अपने प्रॉपर फिजिकल हेल्थ में हूं, वहां उस ऐसी सिचुएशन में मैं एक डॉक्यूमेंट साइन कर सकती हूँ ये बोलते हुए कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए कि मेरे साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जहां पे मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली जाऊं, तो पीपल शुड नॉट लेट मी बी इन अ सफरिंग स्टेट और शुड नॉट लेट मी लिव लाइक दैट। इनफैक्ट मुझे अलाउ कर दिया जाए टू डाई इन पीसफुल मैनर। तो यहाँ पे एक इंसान के पास वो अथॉरिटी आती है टू चूज एंड मेक डिसीजन फॉर देमसेल्व्स व्हाइल दे आर गुड एंड फाइन। एंड अगर किसी इंसान ने इस तरीके का लिविंग विल साइन कर रखा है और खुदा ना खास्ता उनको फ्यूचर में कभी कुछ इस तरीके का उनके साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, तो क्या उस लिविंग विल के सहारे उन्हें पीसफुल डेथ के लिए अलाउ किया जा सकता है? यस। So that is the concept of living will जो आया था Common Cause versus Union of India in 2018. The next is Rajesh Sharma versus State of UP. Now this particular case was something जो बहुत debatable भी था। जब ये केस आया 2017 में और ये न्यूज में था, तो इन जनरल देखा जाए तो सोसाइटी दो पार्ट्स पे डिवाइडेड थी। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। ये केस था क्या? सीधी सीधी बात है, इससे पहले नाउ दिस केस टॉक्स अबाउट क्रूअल्टी एंड ऐसा सिचुएशन जहां पे किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के खिलाफ क्रूअल्टी का केस फाइल किया है। अब अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हमेशा ये होता था कि जैसी औरत कोई केस फाइल करती थी, हस्बैंड इन लॉज जिनका भी नाम एफआईआर में होता था उनको अरेस्ट कर लिया जाता था।
बहुत सारे केसेस में ऐसा पता चला है कि बहुत सारी महिलाओं ने इसका गलत फायदा उठाया. A lot of women misused that just to kind of settle disputes with their husband or with their families or in certain matter like that. अब होता ये था कि अगर किसी ने झूठा केस फाइल कर दिया है एंड द हस्बैंड गॉट अरेस्टेड, द फैमिली गॉट अरेस्टेड, बाद में भले ही वो एक्विट हो जाए, बट जिस हिसाब से उनकी मानहानि हुई है, द डिफेमेशन, द काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट दैट इज सफर इन जनरल इन सोसाइटी, वो इररिपेरेबल लॉस है. उसको आप कभी सुधार नहीं सकते. सोचो कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है, उसकी कॉलीग सोच रहे हैं कि यार कल तक तो ये हमारे साथ बैठा था एंड ही वाज सच अ नाइस पर्सन एंड ही यूज्ड टू एक्ट इन नॉर्मल मैनर, ये कैसे अपनी वाइफ के साथ क्रूअल्टी कर सकता है, इसकी वाइफ ने तो इसके ऊपर इन सारी चीजों के इल्जाम लगाए हैं. वैसे ही मोहल्ले वाले सोच रहे हैं, रिश्तेदार सोच रहे हैं, और ये सारा जो डिफेमेशन हो रहा है, ये जो मानहानि हो रही है पूरा, इसका कोई रिपेयर नहीं है. जो एक बार खराब हो गया, दैट इज लाइक दैट. सो टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, द कोर्ट केम अप विद अ मैकेनिज्म सेइंग कि जब भी इस तरह की कोई कंप्लेन होंगी 498 आईपीसी के अंदर, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा. It's the duty or the basically responsibility of the state authorities to come up with family welfare committee. अब फैमिली वेलफेयर कमेटी जब बनाई जाएगी, तो ये फैमिली वेलफेयर कमेटी का काम होगा इन्वेस्टिगेट करना, देखना कि जिस भी विमेन ने जो कंप्लेन फाइल की है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर वहां पे इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ निकलते हैं कि यस द हस्बैंड और द इन लॉज डिड सर्टेन एक्ट, तभी अरेस्ट हो, ना कि जनरली बस एफआईआर फाइल करने पर. अब कुछ लोगों का मानना था कि ऐसे में जो एक्चुअल कल्प्रिट हस्बैंड या इन लॉज होंगे उनको मौका मिल जाएगा भागने का. कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इट्स अ गुड मूव टू प्रिवेंट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एम्बैरेसमेंट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफेमेशन ऑफ द फैमिली इन केस द case comes out to be false. So the matter was divided, but this is what the court decided. The next is Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India. Now Ashwini Kumar Upadhyay के नाम से बहुत सारे cases हैं, and he keeps filing up lot of cases, lot of PILs demanding certain answers or demanding certain implementation of the laws in general. Now this particular case deals with the barring of legislators from practicing while they are actually serving as a part of legislation. So basically सीधी सीधी बात ये है कि अगर कोई भी MP MLA है और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहा है, तो वो साथ साथ एडवोकेट वाली प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो. आप अगर एडवोकेट हो तो आप अपना खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आपके खुद के मैटर्स ले रहे हो, एंड व्हाइल यू आर होल्डिंग अ पोजीशन, आप हो सकता है कि जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करो. और ये केस के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी MP MLA इलेक्ट होकर आता है, तो जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हो जाएगा, अगर वो एडवोकेट है तो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते. The next is MC Mehta versus Union of India. Now this is a pretty popular case और सबने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा. इसे ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं. Now this is the first case जहां पे इंडिया में पहली बार हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया और अप्लाई किया. सो ओलियम गैस लीक जो केस था, एक फर्टिलाइजर कंपनी थी जहां पे बहुत हेवी अमाउंट में गैस लीक होता है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, लोगों को इंजरी होती है. और जब ये मैटर कोर्ट में गया, तो MC मेहता का यहाँ पे यही आर्ग्यूमेंट था कि ऐसे लोग जो बहुत एलिट सेक्शन को बिलोंग करते हैं, दे हैव ऑल द मनी, दे रन सच ह्यूज फैक्ट्रीज, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती हर वो चीज का ध्यान रखने के लिए जिससे ना तो किसी तरीके का कोई पोल्यूशन हो, ना ही किसी तरीके का कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हो. एंड अगर ऐसा होता है तो ये उनकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसका ध्यान रखने का. नाउ दिस वाज द केस व्हिच केम आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया गया था. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बाद भी बहुत सारे लेवल पे जो कॉम्पनसेशन है वो नहीं डिराइव किया जा पाया. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज स्टिल अ सिचुएशन जहां पे कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी मैनर में डिफेंस मिल जाता है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज अ सिचुएशन जहां पे कोई डिफेंस काम नहीं करता. तो अगर आपने अपने प्रेमाइस में ऐसा कोई हजार्डस सब्सटेंस रखा है जो एस्केप कर जाए और इससे कोई डैमेज हो जाए, तो आप उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल हो और जो भी डैमेज है वो कंप्लीटली आपका है. दिस केस ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डीप पॉकेट्स. People who have lot of money and people who can actually make the good
of all the damage that has been done. And if the people are in that position, they should be actually put in pressure, they should be put in the position जहां पे वो उन सबको ये सारी चीजें जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम दिया जाए. ये ऐसा कुछ नहीं हो जहां पे आपने गलत काम कर दिया, उससे डैमेज हो गया एंड यू एस्केप द लाइबिलिटी. So there should be a proper absolute liability where there is no defense applicable. Okay, moving on to the next case, that is Cargill versus Carbolic Smoke Ball Company. Now this is a very old case and it has a fancy kind of facts around it, very interesting. So basically Carbolic Smoke Ball Company ने एक advertisement post किया जहां पे उन्होंने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और उसमें मेंशन किया था कि आप अगर इस मेडिसिन को इतने पर्टिकुलर डोज में इस टाइम पीरियड तक लोगे तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी क्लेम करती है. अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वो प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं. सो द पर्सन वेंट अहेड, मिसेस कार्लिक ने वो दवाई ली, उसका जो प्रिस्क्राइब डोज था उसी मैनर में उसको कंज्यूम किया एंड स्टिल शी फेल सिक. वो तब भी बीमार पड़ गई. जब वो बीमार पड़ गई तो उन्होंने कंपनी के ऊपर केस किया कि आपका जो वादा था या आपने जो बोला था कि आपकी दवाई अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, और अगर बीमारी हो जाती है तो उसको जो XYZ अमाउंट प्रॉमिस किया गया है वो दिया जाएगा. तो मुझे, क्योंकि वो दवाई कंज्यूम करने के बाद भी बीमारी हो गई है, मुझे वो अमाउंट दिया जाना चाहिए. यहाँ पे कंपनी का ये आर्ग्यूमेंट था कि हम कैसे मान ले कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हमारा ऑफर तो जनरल ऑफर था जो पब्लिक एट लार्ज के लिए था. अब उसमें से हजारों करोड़ों लोग में से कोई एक उसको फॉलो कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, हम ये कैसे मान ले. एंड क्योंकि वो एक्सेप्टेंस हमें कभी कन्वे नहीं किया गया, आपके और हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, और अगर प्रपोजल ही नहीं है तो फिर कंसिडरेशन किस बात का. सो व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की. पहला कि ये एक यूनिलेटरल ऑफर था, एक ऐसा ऑफर था जो पब्लिक एट लार्ज के लिए रखा गया था. दूसरा, जो भी ऐसे ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए रखे गए हैं, अगर वहां पे ऑफर में दी हुई चीजों को परफॉर्म कर दिया जाए तो उस परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा. मतलब यहां पर आपको कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को जाके नहीं बताना पड़ेगा कि हमने आपकी दवाई खरीदी है, हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं, अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप हमारे 2 लाख रुपए के चेक का को लेकर इंतजार करिए, हम वो क्लेम करने आएंगे. नहीं, अगर आपने वो मेडिसिन खरीदी है और अगर आपने वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, उसके बाद भी अगर कुछ आपको होता है तो जो आपका मेडिसिन को खरीदना और कंजम्पशन है, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस. और अगर आपने एक्सेप्टेंस परफॉर्म कर दिया है, भले एक्सप्रेसली नहीं बताया है बट परफॉर्मेंस के थ्रू बताया है, तो भी वो एक्सेप्टेंस हो चुका है. एंड इफ देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट मींस देयर इज अ प्रॉपर प्रपोजल. और अगर प्रपोजल था तो जो भी उसके रिटर्न में कंसिडरेशन है, क्या वो पे करना चाहिए? यस. सो यहाँ पे मिसेस कार्लिक, शी गॉट द अमाउंट दैट वाज प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी इन देयर एडवर्टाइजमेंट. Okay, with this, there's a reminder. Tell me all such advertisement जो इस तरीके के हैं. I'll give you an example. एक प्योरेट का एडवर्टीजमेंट आता था कि हमसे ज्यादा शुद्ध पानी जो ले आए उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. So ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट जो ऐसी ओपन एंडेड ऑफर्स थे where there was certain sort of challenge put forth by the company, do let me know in the comments. Okay, moving on. That is Stronach versus Stevenson. Now this is also known as the ginger beer case, a very famous case जहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक बियर का बॉटल खरीदते हैं, बियर कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद जब उसमें लास्ट का थोड़ा सा जो पार्ट है वो पोर करते हैं तो उसमें डेड स्नेल निकलता है, एक काइंड ऑफ इंसेक्ट, उसकी डिकम्पोज बॉडी उसमें से निकलती है. बिकॉज ऑफ दैट कंटामिनेटेड बियर, बोथ ऑफ देम फेल सिक. और फिर यहां से पूरी कहानी शुरू होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. क्या ये उस दुकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने वो बियर सर्व किया था, या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने ये बियर मैन्युफैक्चर किया था. तो इस केस में चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि जब भी आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है कि नेग्लिजेंस में ड्यूटी ऑफ केयर किस पर्सन की थी या किस पर्टिकुलर पार्टी की थी, आप देखना कि वो कौन सी पार्टी थी जो लास्ट इस पूरे इवेंट को रोक सकती थी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्रोडक्ट पैक होके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक रेस्टोरेंट में आता है, रेस्टोरेंट में उसको अनपैक करके आपको ग्लास में, बोल में, प्लेट में निकाल के दिया जाता है, और जब उन्होंने ग्लास में, बोल में, प्लेट में निकाला तब उसमें कोई कंटामिनेशन आ जाता है तो फिर वो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है.
वो रेस्टोरेंट की गलती है कि उन्होंने आपको खराब सामान या कुछ भी खराब स्पॉइल्ड ड्रिंक सर्व कर दिया। बट अगर कोई रेस्टोरेंट आपको पूरा की पूरा बॉटल दे देता है, जो आपके सामने ओपन हुआ है और आपके सामने सर्व हुआ है, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ निकलती है, तो फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैन्युफैक्चरर की। आई एम श्योर कभी ना कभी आप सभी एक किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए होंगे वेर यू वुड हैव गॉट अ बॉटल ऑफ माजा और कोल्ड ड्रिंक, जहां पे रेस्टोरेंट ने उसको ग्लास में सर्व करके नहीं लाए। उन्होंने पूरा बॉटल आपको दे दिया, ग्लास दे दिया, आपने खुद उसको खोल के सर्व किया। और अगर ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ निकलता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट या दुकान की ना होके किसकी हो जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। So this case back in 1932 decided that how we are going to consider the responsibility of negligence either on the manufacturer or on the distributor or the restaurant owner, keeping into account कि खाना या जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से सर्व हुआ है। So in this particular case, it was the manufacturer who was liable. The next is Mori Bibi versus Dharmodas. Now this is one very common popular case of contract law, जहां पे सीधी सीधी बात की गई कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया गया है वो वॉइड एब इनिशियो है। अब आप उस बच्चे के भोली शक्ल पर आ गए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ये सोचा कि मैं बच्चे को कुछ दे देता हूं, बाद में उसके माँ बाप मुझे पैसे देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी गलती थी, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बच्चे के साथ किया है, किसी भी माइनर चाइल्ड के साथ, वो एनफोर्सिबल नहीं है, और उसमें जो भी अगर आपका पैसा लग गया या आपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे दी, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये है नेसेसिटी। अगर आप किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग या किताबें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। बट दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच सेड एनी कॉन्ट्रैक्ट्स डन विद माइनर्स, अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years is unenforceable. That is void ab initio. The next is Shakti Vaini versus Union of India. Now this talks about honor killing. There was a case back in 2016, 17, 18 जब एकदम से खाप पंचायत पॉपुलैरिटी में आ गया। और खाप पंचायत बहुत सारे एरियाज में खाप पंचायत होता है, स्पेशली गांव में, इन पंजाब, हरियाणा, इन लॉट ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे खाप पंचायत नो टॉलरेशन या नो टॉलरेंस बॉडी की तरह एक्ट करता था। कोई भी पर्सन जो अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट के बियॉन्ड जाके शादी करता था, उसको मार डाला जाता था इन नेम ऑफ ऑनर, कि इन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया। जब ये मैटर्स बढ़ गए और कोर्ट में केस पहुंचा, तो वहां पे जो ये एनजीओ था शक्ति वहनी, उनका यही सवाल था कि एक इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है अपना पार्टनर खुद से चूज करना, and while the person has the freedom to choose his or her own partner, somebody killing them because it is actually clashing it with their honor, क्या ये गलत हो जाएगा? The court said yes. तो कोर्ट ने इस केस में स्पेसिफाई किया कि खाप पंचायत डज नॉट होल्ड एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी। ना खाप पंचायत के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी की शादी को नलिफाई करे, ना खाप पंचायत के पास ये अथॉरिटी है कि किसी के मर्डर करने को सैंक्शन करे, या ये बोले कि बिकॉज इन्होंने हमारे कास्ट के खिलाफ या हमारे कम्युनिटी के बियॉन्ड जाके शादी की तो इनको मार डाला जाना चाहिए। खाप पंचायत डज नॉट होल्ड एनी सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन थिंग। सेकेंडली, every individual has a right to choose his or her partner as a part of right to life enshrined under Constitution of India. The next is Sunil Batra versus Delhi administration. Now this case basically talks about the prison laws, the issues जो in general prisoners suffer करते हैं country में। country overpopulated है, प्रिजन एक्ट जो हम फॉलो करते थे वो अंग्रेजों के जमाने का था, उस टाइम के रूथलेस बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉस थे जो फॉलो किए जाते थे, और आज के हिसाब से या बेसिकली प्रेजेंट डे सोसाइटी के हिसाब से उसमें किसी तरीके के कोई खासी चेंजेस नहीं हुए थे। सो देयर वर इंस्टेंसेस वेयर प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, हरास्ड, नॉट गिवन प्रॉपर फूड, मेडिकल फैसिलिटी, और इस केस में ये सारी चीजों को हाईलाइट किया गया था, where court went on saying that we need to reform the prison laws. इसके बाद प्रिजन एक्ट को अमेंड किया गया एंड टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इनमेट्स। यस, अगर कोई इंसान जेल में भी बंद है तो डज नॉट मीन कि आप उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करो। द पर्सन स्टिल हैज ऑल द बेसिक फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू गुड क्वालिटी फूड, शेल्टर, सैनिटेशन फैसिलिटी,
प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो आप एक प्रिजनर से भी नहीं छीन सकते, और अगर आप छीनते हैं तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। The last case for today's session, that is Shriya versus State of Maharashtra. Now, this particular case specifically talks about women prisoners. औरतें जब जेल में रहती हैं, और क्योंकि हमारे पुराने जो लॉस थे वो ढंग से रिफॉर्म नहीं थे, अंग्रेजों के जमाने से ही चलता आ रहा था प्रिजन मैनुअल, वी रियलाइज कि द वुमेन गो थ्रू अ ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन एंड सर्टन हरासमेंट जो बियॉन्ड कंट्रोल है। औरतों को हरास किया जा रहा है, सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। कितने सारी ऐसी जेल थी जहां पे विमेन के लिए अलग से सेल नहीं थे, उन्हें मेन के साथ ही रखा जाता था। एंड बिकॉज वो मेन इनमेट्स के साथ रह रही हैं, दे वर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, दे हैड नो प्रिवेसी, नो सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटी। और इन सारी चीजों के कारण क्या उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे? यस। So this case talks about the ill treatment of women in prison inmates, and Supreme Court came up with the guidelines making sure कि किसी भी women inmate के साथ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। The first thing that they enforced was men और women के सेल अलग होने चाहिए। आप साथ में men और women को नहीं रख सकते, पहली चीज। दूसरा, there should be female guards in the women cell। तो जो भी सेल होंगे women के, वहां पे मेल गार्ड्स नहीं होंगे, बिकॉज अगेन इट माइट लीड टू हरासमेंट। सो वहां पे फीमेल गार्ड्स रहेंगी, फीमेल जेलर रहेगी, और जो स्टाफ होगा वो भी फीमेल्स होंगी, मेकिंग श्योर कि किसी भी महिला के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। सो this was all about this particular session where we discussed certain landmark judgments. I would be coming up with another set of landmark judgments. Till then, go through it again. Go ahead, try to revise it. If you haven't watched the first session of it, go ahead, watch that, and I'll see you in the next session. Thank you.